वो क्या स्टार्ट है? So the Jupiter sign is what they write all the doctors before writing the prescription. और जैसे मैंने कहा था कि प्लानिटरी कैबिनेट में गुरु का क्या रोल है, गुरु जो करेक्टर है वहां पर, I told you that Guru is the minister who advises king only on the religious and spiritual matters. वो जो मंत्री है राज दरबार में, राजा को सिर्फ धार्मिक और जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उसके बारे में सलाह देता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर हम एस्ट्रोनॉमी देखें तो गुरु इज ए मोस्ट मैसिव प्लैनेट। वो कहते हैं कि सारे प्लैनेट को हम इकट्ठा कर दें, उससे भी बड़ा जुपिटर है। और जुपिटर को ये भी कहा गया कि इट इज इन इटसेल्फ सोलर सिस्टम, बिकॉज इसके जो सैटेलाइट हैं दे आर 79। अभी जो पहले कम थे, लेकिन अभी जो रिसर्च हुई है उसके बाद अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं दे आर 79 सैटेलाइट्स। तो इट इज ए सोलर सिस्टम इन इटसेल्फ। तो गुरु क्या हुआ? गुरु जो है जुपिटर गुरु हो गया। गुरु मीन्स कि द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। और जैसे हम लोग जब गुरु के पास जाते हैं तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गुरु। जैसे कि हम कोई ये नहीं कहता गुरु से कि हमें वेल्थ आप दे दीजिए, या हमारी मकान दे दीजिए, या गाड़ी दे दीजिए, या शादी करा दीजिए, या बच्चे पैदा कर दीजिए। गुरु के पास हम किस लिए जाते हैं? वी ओनली से वन थिंग कि गुरु जी आप अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जब तक आप नहीं समझेंगे कि गुरु का क्या रोल है। गुरु का रोल है, एक साधु है, एक गुरु है, एक गॉड है। उसके पास आपको देने के लिए अगर आप मटेरियल कोई चीज मांगेंगे तो गुरु के पास कुछ नहीं है। सिर्फ जो ब्लेसिंग है, हमें उसकी ब्लेसिंग की जरूरत होती है, और उस ब्लेसिंग से वी गेट प्रोस्पेरिटी इन द लाइफ, या जो भी मतलब प्रोविडेंशियल हेल्प हमको मिलती है। और ये कहा गया कि गॉड्स ग्रेस इज माइटर देन द माइटेस्ट पर्सन। अगर आपके पास गुरु का आशीर्वाद है, या गुरु आपकी रक्षा कर रहा है, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु के बारे में बहुत जितनी भी हमारी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि गुरु जिस हाउस में बैठता है उसको खराब करता है, और जिस हाउस को देखता है उसको प्रॉस्पर करता है। तो बहुत से लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि खराब कैसे करता है। तो मैं यही बताता हूं उनको कि गुरु जो है उसका मटेरियल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इट्स ओनली कंसर्न विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो इसलिए जिस घर में बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव के जो भी मटेरियल सिग्निफिकेशंस होंगे उससे जुपिटर का कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर जो है सिर्फ एक मटेरियल एस्पेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो इसलिए जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं, मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं, उसमें जुपिटर का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो उस हाउस के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशंस हैं उसको प्रॉस्पर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहें कि किसी के वेल्थ के हाउस में जुपिटर बैठ गया तो बहुत अच्छी वेल्थ होगी। नहीं, वेल्थ नहीं होगी, बिकॉज जुपिटर इज अनकंसर्न्ड विद द वेल्थ। हम कहें कि बच्चों के घर में जुपिटर बैठ गया तो अच्छी संतान होगी, नो, कि संतान नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी प्लैनेट की वजह से जो होना है वो होगा, लेकिन जुपिटर का उससे कोई लेना देना नहीं। और मैरिज के घर को तो पूरा बर्बाद कर देता है। अगर ये मैरिज के घर में किसी के बैठ जाता है तो लोग समझते रहे कि जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, बैठा हुआ है, लेकिन इट कंप्लीटली स्पॉइल्स योर मटेरियल लाइफ एक्चुअली। जस्ट हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार जी, आप ज्वाइन करिए। अच्छा तो नंबर कौन सा नंबर है? मैं भेजा हुआ है आपके ग्रुप में, शायद ग्रुप में है ना आपका नाम। अच्छा, मैं 1 मिनट भेजता हूँ, जस्ट 1 मिनट। या इट्स ओके। तो जुपिटर जिस हाउस में बैठेगा उससे जो मटेरियल एस्पेक्ट है उसका कोई लेन देना नहीं होता उस हाउस से, और हमें सिर्फ गुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु की जो दृष्टि होती है, जब हम लोग दृष्टि डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि जब गुरु की दृष्टि जिस हाउस के ऊपर होती है उसको बहुत अच्छा माना गया, लेकिन गुरु जहाँ बैठा हुआ है उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते।
तो ये एक जुपिटर का एक पर्टिकुलर रोल है कि ये is only concerned with the spiritual and religious aspect. We need only the blessing of Jupiter. हमें जुपिटर वहां बैठाना नहीं है, क्योंकि आजकल हमारा जो धन दौलत या मटेरियल एस्पेक्ट है उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता। तो और दूसरा यह है कि जुपिटर बहुत ही मैसिव प्लैनेट है, बहुत ही भारी प्लैनेट है, बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि अगर हम सारे प्लैनेट्स को ऐड कर दें उससे भी ज्यादा उसका मास है। तो एक ये भी है कि जब भी जुपिटर जो है लगन में, हम बात करेंगे लगन हमारा शरीर होता है, तो वहां बैठता है तो आदमी को बहुत मोटा बना देता है। तो ये जुपिटर का रोल है। और जुपिटर का जहां तक बॉडी के पार्ट का सवाल है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअल प्लैनेट किन किन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर हमारे अंदर फैट है, जो फैट से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम होती है, वात पित्त कफ, जो कफ की हम बात करते हैं, तो उससे कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो जुपिटर की वजह से होती है। तो इसलिए जुपिटर का रोल हमें बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा कि जुपिटर जो है मटेरियल एस्पेक्ट से उसका लेना देना नहीं है, सिर्फ जो हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होते हैं उससे जो है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कौन से हुए, जैसे मान लीजिए कि रिलीजन हुआ, हमारा इंटेलिजेंस हुआ, हमारा कर्म हुआ, दे आर नॉट मटेरियल एस्पेक्ट, तो उनसे तो अच्छा है। लेकिन जो भी हमारा कहेंगे धन दौलत की बात है, संतान की बात है, मकान की बात है, उससे कोई जुपिटर का लेना देना नहीं होता। तो इसलिए ये कहा गया कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उसको प्रॉस्पर नहीं करता, और किताबों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिस हाउस में बैठता है उसको खराब करता है, लेकिन वो खराब नहीं करता। और जुपिटर हमारे अंदर जो भी फैट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर बिल्कुल एक गुरु है, जिसको हम भगवान कहेंगे या प्रोविडेंशियल हेल्प कहेंगे, उस टाइप की हेल्प मिलती है। इसलिए ये कहा गया कि जुपिटर जिसका भी बहुत अच्छा होता है आपके हॉरोस्कोप में, उसको नॉर्मली भगवान का सहारा रहता है। मतलब इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू गेट द प्रोविडेंशियल हेल्प, इमीडिएटली आपको प्रोविडेंशियल हेल्प मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे भी देखिए कि जुपिटर का जो पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ फीमेल्स, जो फीमेल एक्टर वगैरह होते हैं उनका कभी भी जुपिटर बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़की का जुपिटर अच्छा होगा उसका आप दूर से पहचान सकते हैं कि इस लड़की का जुपिटर या इस फीमेल का जुपिटर बहुत अच्छा है, क्योंकि रहने सहने का, कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल ही अलग होगा उसका जो है। तो इसलिए जो आजकल के एक्टर वगैरह होते हैं, किसी का भी देख लिया जुपिटर हमेशा नीच का होता है या बहुत खराब होता है, इसीलिए दे डू ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली। तो ये, और दूसरा ये भी कहा कि जैसे हम लोग शादी की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो लड़के का सन देखिए, सन अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से अगर किसी लड़की का जुपिटर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो आप आंख बंद करके शादी कर लीजिए, वो तो शी इज लाइकली टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ, वो तो साक्षात लक्ष्मी होगी आपके लिए। तो इसलिए जुपिटर जिस लड़की का अच्छा होगा हॉरोस्कोप में, आप आंख बंद करके उससे शादी करिए, मतलब वो तो एक साक्षात लक्ष्मी है। तो इस तरह से जो है जुपिटर का अगर वेल प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, तो ये एक तरह से मैं कहूंगा कि बहुत ही एक गिफ्ट है आपके लिए। लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिससे कि जुपिटर की पोजीशन आपको बहुत अच्छी मिली। अब आगे चलते हैं। वीनस है शुक्र प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं, और कहा मैंने कि वीनस जो है वो दूसरा मिनिस्टर है, और ये वो मिनिस्टर है जो कि राजा का मेन मिनिस्टर है, जो राजा को जितने भी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होते हैं उनको छोड़कर बाकी मामले में एडवाइस करता है। तो ही इज नंबर 2 ऑफ द किंग एक्चुअली, बिल्कुल राजा की तरह ही है कि राजा की एब्सेंस में ही टेक्स ओवर एक्चुअली। और जो हमारे जितने भी मटेरियल कंफर्ट हैं, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर का मटेरियल कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वीनस टेक्स केयर ऑफ ऑल मटेरियल कंफर्ट्स इन आवर लाइफ। जो भी हमें सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख साधन हमें मिलने हैं, लव है, ब्यूटी है, मैरिज है, कंफर्ट्स है, वो जितने भी एंटरटेनमेंट हैं, जितने भी आपको अच्छी अच्छी चीजें भोगने की आदत है, प्लैनेट ऑफ पैशन आल्सो, तो वो सब वीनस की कृपा से ही मिलते हैं। अगर वीनस आपका अच्छा नहीं होगा तो आप मानकर चलिए कि जो भौतिक सुख साधन है, आपके कंफर्ट्स है लाइफ में, वो आपको नहीं मिलेंगे। आपने देखा भी होगा बहुत बार, मैं एक दो एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री ओनर है, और एक आदमी तो होता है कि वो अपने रूम से, एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकलता, और एक होता है कि जब तक वो फैक्ट्री के अंदर जाकर काम नहीं करेगा
जब तक उसको वर्कर के साथ बैठेगा नहीं, वर्कर को समझाएगा नहीं, जब तक उसको मजा नहीं आता। वही चीज यहाँ पर है कि अगर वो एसी रूम से बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका वीनस जो है बहुत अच्छा है। और अगर वीनस है तो ऐसे लोग बहुत ही शौकीन होते हैं। अगर बच्चों को भी देखें कि जो ब्रांडेड चीजें पहनते हैं लोग, अच्छी अच्छी गाड़ियों की इच्छा करते हैं, अच्छे अच्छे मकानों की इच्छा करते हैं, अच्छे अच्छे घूमने जाने की इच्छा करते हैं, उनका वीनस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बिना वीनस अच्छा हुए ये सुख सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। आप नॉर्मल घर में देखिए कि एक हाउस की लेडी होती है कि बहुत पैसा है घर में, लेकिन वो हमेशा एक कंसर्न रहता है कोई अच्छी हेल्प नहीं मिलती, अच्छे नौकर नहीं मिलते, अच्छा कोई काम करने वाला नहीं मिलता, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द मनी। क्योंकि उसका वीनस नहीं अच्छा। अगर वीनस अच्छा नहीं होगा तो आपको झाड़ू पोछा अपने आप करना ही करना पड़ेगा, बर्तन आपको मांजने ही पड़ेंगे। दूसरा ये होता है कि बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, लेकिन दे गेट ऑल गुड हेल्प, उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका कि वीनस जो है बहुत अच्छा होता है। और वीनस को हमने ये भी कहते हैं कि ये असुरों का राजा है। जैसे कि जुपिटर को कहा देवताओं का गुरु है, ऐसे ही असुरों का गुरु है। और जैसे कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, तो वैसे ही वीनस को भी एक कहा कि दिस इज वन आइड, एक्चुअली एक आंख का है, तो इसलिए लव इज ब्लाइंड एक्चुअली। और ये हमारा पैशन है, जो भी हमारा मैरिटल लाइफ है, या जो भी हम कहते हैं कि सेंसुअल प्लेजर्स हैं, पैशन है लाइफ के, वो सब बिना वीनस की कृपा के पूरे नहीं हो सकते। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइफ में हर भौतिक सुख साधन दे सकता है। और वैसे भी देखिए जिसका वीनस अच्छा होता है कि पहली चीज तो यह है कि बच्चों को ही देखिए कि बहुत शौकीन होते हैं कि बिना ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों की इच्छा करेंगे, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी अच्छी जगह घूमने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। तो ये सब वीनस जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक आपको ये सुख साधन आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है, लाइफ को भोगना है, तो जरूरी है कि वीनस की कृपा होनी चाहिए। वीनस का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा होना चाहिए, बिना उसके ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अब हम आते हैं शनि के ऊपर। सैटर्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही भयानक या उसको डरावना मानते हैं, बहुत परेशान रहते हैं उससे जो है। बट यू विल कम टू नो दैट इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट, और ऐसा प्लैनेट है जो हमें लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है। और जहाँ तक सैटर्न का सवाल है, ये हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करता है, और जिंदगी में जितने भी दुख हैं उसका भी कारक है। हमारे जितने भी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, बीमारियां होती हैं, डिले होती है, वो सब सैटर्न की वजह से होता है। इसलिए अगर सैटर्न आपका वेल प्लेस्ड नहीं है तो इट कैन क्रिएट हैवक इन योर लाइफ, इट कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल एक्चुअली। बट अच्छा किस सेंस में है, अब कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी इसके बारे में। जैसे मैंने कहा कि पहली चीज तो यह है कि इट्स कॉज ऑफ ऑल मिजरीज इन द लाइफ, ऑल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। लाइफ में जितने भी आपके काम नहीं होते, देरी होती है, बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, काम नहीं हो रहे आपके, उन सब का कारक जो है वो शनि है। इसके बाद शनि जो है एक क्या चाहता है आपसे, शनि वांट्स दैट यू शुड रिमेन इन ए डिसिप्लिन लाइफ। आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करके रखिए। एक हम कहेंगे कि एक जैसे ऊपर से कंट्रोल करता है कि अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ में की तरह जी रहे हैं तो शनि आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है तो शनि उसको डिसिप्लिन बना देगा। दूसरा यह है कि ईगो, शनि नहीं चाहता कि आप अपनी ईगो या जो आपके अंदर अहंकार है उसको बढ़ाएं। शनि कहता है कि अपनी ईगो को बेटा खत्म कर दो। अगर आपने ईगो को अपनी खत्म कर दिया तो शनि आपसे कुछ नहीं कहने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। आप देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाकर हम लोग जूते उतारते हैं, और मैं मिला उन लोगों से कि जो जूते रखने वाले होते हैं वो दे आर हाईली हाई क्लास बिजनेस पीपल, सूट बूट में आते हैं, बहुत ही रिच टाइप के लोग होते हैं। और आपका जूता लेते हैं, और जूता लेके पहला काम क्या करते हैं, उसको माथे पर लगाते हैं, और जब वापस आते हैं आप तो जूते को पॉलिश करके देते हैं। आप देखिए उस व्यक्ति ने अपनी जो ईगो है
उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। अब आपकी ईगो जब जीरो हो गई तो नेचुरली शनि उनका क्या बिगाड़ेगा? शनि तो उनको पोजीशन ही देगा और कुछ नहीं देगा। और जैसे शनि जो है आपको लाइफ में स्टेटस भी देता है। जो भी हाई पोजीशन आपको मिलती है, ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो, वो शनि की ब्लेसिंग के बिना नहीं मिलती आपको। तो बहुत से लोग होते हैं कि शनि की दशा शुरू हुई, उनको बहुत अच्छा स्टेटस मिला, एकदम से सडनली बिजनेस जो है फ्लरिश करना शुरू कर दिया और बिजनेस फ्लरिश किया, बहुत पैसा आ गया, बहुत टॉप पर पहुंच गए वो लोग। और टॉप पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं कि कॉकटेल पार्टी थ्रो करना शुरू कर देते हैं। और शराब जो है वो शनि की वस्तु है और जो शनि की चीज है उसी को आपने फेंकना शुरू कर दिया। तो नेचुरली शनि कहता है कि चलो वापस चलो। तो ऐसे लोगों को देखा होगा आपने कि कुछ समय के बाद फिर उनकी पोजीशन वापस वहीं पर आ जाती है, क्योंकि आपने उसकी कोई इज्जत ही नहीं की। तो ये भी ध्यान रखना है कि बिकॉज जो भी लाइफ में आपको स्टेटस मिला वो शनि की वजह से मिलता है। दूसरा, शनि इज ए कारक ऑफ लॉन्गेविटी। आपकी लाइफ को जो कहते हैं कि हमारी लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा है, तो जब तक शनि की ब्लेसिंग नहीं होगी, जब तक आपकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी। तो इसलिए लॉन्गेविटी के लिए भी शनि को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया। इसके अलावा ये कहा गया कि शनि इज ए लेम प्लैनेट। शनि एक लंगड़ा प्लैनेट है। लंगड़ा प्लैनेट होने का क्या मतलब हुआ कि ये आपकी जो मोबिलिटी है उसको डायरेक्टली हिट करता है। जब भी आप देखेंगे कि अगर शनि का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है और जब शनि वगैरह की दशा शुरू होती है तो आपकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है, आपका चलना फिरना बंद हो जाता है। सबसे पहले अटैक उसी के ऊपर होता है कि आपको बिस्तर पर लेटा देता है। और हमेशा देखा होगा कि आपने घुटनों में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, चल नहीं पा रहे हैं हम लोग, ये सब जब शनि की दशा शुरू होती है और शनि का अगर प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा नहीं है तो ये आपकी मोबिलिटी को सीधा इफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसा टाइम आया कि सडनली आपने देखा कि हम अच्छा खासा चल फिर रहे थे लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई एकदम से, और ये सब शनि की वजह से होता है। दूसरा, शनि जो है इस प्लैनेट विच पुट्स प्रेशर, और कोई भी काम, कोई भी डिसीजन आप लाइफ में नहीं ले पाते जब तक शनि जो है उसका रोल ना हो उस काम के लिए। जैसे आपको मैरिज का डिसीजन लेना है तो आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन जब तक शनि उसके ऊपर अपना पार्ट प्ले नहीं करेगा जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए शनि गिव्स यू द कैपेसिटी टू मेक ए डिसीजन, इट इनेबल्स यू टू मेक ए डिसीजन। तो इसलिए कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं लाइफ का, किसी भी तरह का डिसीजन हो, तो उसमें शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। शनि जो है मेहनत का प्लैनेट है। शनि जो है, हमने जब कर्म की बात करेंगे तो शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कर्म करने के लिए बाध्य करता है। जब तक आप शनि आपका ठीक नहीं होगा आप काम नहीं करेंगे, आप बहुत आलसी बने रहेंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि बिल्कुल काम करना पसंद ही नहीं करते और इवन बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा जो शनि होता है वो आपको मेहनत के लिए भी बाध्य करता है। और मेहनत तो सभी लोग करते हैं। एक रेलवे स्टेशन पे कूली है, एक लेबर क्लास भी है और एक प्राइम मिनिस्टर भी है। तो just by virtue of the position of Saturn in your horoscope, it can make or mar a person। आपको लेबर क्लास का भी बना देगा या आपको बहुत हाई पोजीशन में भी ले जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सैटर्न। लेकिन शनि जब लगन में होता है, आपके शरीर में होता है, वन थिंग इज डेफिनेट कि आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, आप उससे नहीं बच पाएंगे। आप किसी भी स्टेटस पर पहुंच जाइए, किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाइए, लेकिन आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि वो किसी भी पोजीशन में, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि फैक्ट्री का ओनर है, लेकिन जब तक वो पसीना नहीं बहाएगा, वर्कर के साथ काम नहीं करेगा, जब तक उसको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए जो शनि जिनका लगन में होता है, अच्छा होता है, तो दे ऑलवेज गो फॉर द लेबोरियस वर्क। एक्चुअली काफी मेहनत करनी पड़ती है और उनका नेचर बन जाता है, तो उससे उनको कभी भी आजादी नहीं मिलती, हमेशा जो है मेहनत उनको करनी पड़ती है। शनि का रंग भी थोड़ा ब्लैक है, काला रंग है एक्चुअली में। और जैसे मैंने कहा था कि शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिले,
जैसे कि कोर्ट वगैरह में होते हैं कि लोग एडवोकेट हैं या जजेस हैं ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। उसका रीजन यही है कि कि आराम आराम से मतलब अच्छी तरह से सोच समझकर कोर्ट में डिसीजन लिए जाएं, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना हो। तो दे टेक द हेल्प ऑफ द प्लैनेट सैटर्न कि हम, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल होता है जब कोई में कोर्ट में केस फाइल करता है, तो कोई ऐसी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना हो, तो उसके लिए हमने जो है वो शनि का सहारा लिया। और पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं कोर्ट में, वो काले रंग के कपड़े ही पहनते हैं, क्योंकि उससे उनको शनि की हेल्प मिलती है, सोच समझकर वो काम कर पाते हैं। और शनि को जज भी कहा हमने कि आपकी लाइफ को जज भी करता है, जजमेंट भी करता है। और आप देखेंगे कि जब आगे पढ़ेंगे कि जब दशाएं शुरू होती हैं तो जुपिटर की दशा पहले आती है। जुपिटर की दशा इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट, सो यू गेट ऑल टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जुपिटर की दशा खत्म होते ही शनि की दशा शुरू हो जाती है। तो आदमी जो समझने लगता है अपने आप को कि पता नहीं मैं क्या बन गया, मैं कितना कैपेबल हूँ, शायद जो भी मुझे मिला मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मिला, मेरी इंटेलिजेंस की वजह से मिला, बट गॉड वांट टू शो यू कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप धरती पर आओ और असलियत को पहचानो। ये जो असलियत वो नहीं है कि जो आपको सब कुछ मिला। नाउ आइदर यू गो टू द, आप ईगो को कंट्रोल कर लीजिए, डिसिप्लिन लाइफ में रखिए तो ठीक है, अदरवाइज आपने तभी भी आप उसी हाई लेवल पर रहे, ग्राउंडेड नहीं हुए, तो शनि की दशा बहुत खराब मानी गई है। और शनि का पर्पज यही है कि लाइफ को, आपको असलियत को समझना। तो ये एक जजमेंट का भी एक कारक है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि जो है एक बहुत अच्छा, लोग डरते तो हैं इससे, लेकिन डरते इसीलिए हैं कि हम हमेशा अहंकार में रहते हैं, अपनी ईगो को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को कभी डिसिप्लिन लाइफ नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। बट सिर्फ आप दो चीज करिए, अपनी ईगो को कंट्रोल करिए और लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन बनाइए। जैसे कि मैंने कहा कि प्रेशर डालता है, तो वही एक कंसेप्ट 7.5 का भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे ही वो मून के पास आता है, मून के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। मून हमारा माइंड है, तो माइंड के ऊपर प्रेशर डालेगा तो आप मेंटल टेंशन में आ जाएंगे। और उसके बाद ढैया वगैरह भी होती है, तो ढैया में एक ये रिमाइंड करता है, जैसे मान लीजिए कि चौथी ढैया होती है कि आप अपनी परिवार का टेक केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के प्रति वो आप पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो वो आपको बताएगा कुछ। दूसरी ढैया होती है कि 8वां जब मून से 8वीं पोजीशन में जाता है, तो वो हमारा लॉन्गेविटी का है, हमारी हेल्थ का है। तो ये बताता है कि आप अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आप ऑलरेडी हेल्थ के केयर कर रहे हैं तो शनि आपको कुछ नहीं कहेगा, और अगर आप हेल्थ के केयर नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए जितनी भी हमें लाइफ में, पहली चीज तो यह है कि पोजीशन मिलती है, स्टेटस मिलता है, बिना सैटर्न की ब्लेसिंग के नहीं मिलता। दूसरा, ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि ये आपको मेहनती बनाता है, आपसे मेहनत कराता है, और वो आपका इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द नेचर। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है, वो आपका नेचर है कि मेहनत करने का, और वो जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे। तो लोग कहते भी हैं कि ये तो जिनका शनि में जिनका लगन में शनि होता है तो वो पल्लेदार होते हैं। पल्लेदार मीन्स कि जिंदगी भर उनको बोझा ढोना ही पड़ता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर नेचर, उसमें वो आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली। और जैसे मैंने कहा कि जुपिटर के बारे में कहा गया कि जुपिटर जिस जगह पर बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव का नाश करता है, जो हमारी किताबों में लिखा गया। और शनि के बारे में लिखा गया कि जिस भाव में बैठता है उसको प्रोटेक्ट करता है। यू सी द डिफरेंस। वो आगे अब और क्लियर होगा, बिकॉज शनि इज ए मेलिफिक या अशुभ ग्रह है, जुपिटर एक शुभ ग्रह है। तो जो भी एक अशुभ, या कहना चाहिए कि जो नोटोरियस या बदमाश लोग होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं फटकता, डरते हैं लोग जो है। लेकिन जिस घर पर उनकी निगाह होगी वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वही पोजीशन यहाँ शनि का है कि हम लोग डरते हैं कि शनि हमारा इस हाउस में बैठा हुआ है तो शायद परेशान क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन नहीं,
शनि जिस हाउस में बैठता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रॉस्पर करता है, उसको बहुत सेफगार्ड करता है। और ये जो हमारी जो एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ शनि बैठ गया तो पता नहीं क्या होगा, बट शनि का बैठना जो है इट्स अ वंडरफुल थिंग बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट, कंप्लीटली प्रोटेक्ट दैट हाउस। बट जहां जहां उसका एस्पेक्ट होगा, जहां जहां उसकी निगाह होगी, नेचुरली उसको खराब करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, बट जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था कि सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो आपको टेक केयर करनी है। फिर आपको कोई शनि मंदिर में जाकर लाइन नहीं लगानी है, आप अपनी ईगो को कंट्रोल करिए, लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, दैट्स ऑल। ये 2 काम अगर आप करेंगे तो शनि कभी भी आपको कुछ नहीं कहने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु जो है प्लैनेट नहीं है, बल्कि जो मैंने कहा था कि एक्लिप्टिक है, और जो मून का ऑर्बिट है, जब वो 2 पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को राहु केतु कहते हैं। दे आर ओनली द पॉइंट्स, दे आर नॉट द प्लैनेट्स। बट हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि इनका काफी हमारी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो इनको हम प्लैनेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि राहु और केतु, हमेशा आपने देखा होगा जब 2 अपोजिट नेचर के लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि राहु केतु कैसे आ गए इकट्ठे। तो राहु केतु का जो प्लेसमेंट है, दे आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट, पहली चीज। दूसरा, राहु केतु का जो मोशन होता है, बाकी प्लैनेट का तो डायरेक्ट मोशन होता है कि 0 डिग्री से 10-20 ऐसे जाएंगे, इनका मोशन हमेशा उल्टा होता है, जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। तो राहु केतु हमेशा वक्री या रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं और एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम माइथोलॉजी को देखें तो राहु केतु क्या है कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन पर जब अमृत निकला तो एक राक्षस विष्णु भगवान के वेश में, देवता के वेश में वहां लाइन में बैठ गया, और उसने गलती से जो है, मतलब गलती से नहीं, मतलब जानबूझकर अमृत को पी लिया। और जैसे ही विष्णु भगवान को पता लगा तो उसने अपने चक्र से उसके 2 पार्ट कर दिए, अपर पार्ट इज राहु एंड लोअर पार्ट इज केतु। तो अगर ये चीज आप समझ लेंगे, नाउ यू कैन सी द रोल ऑफ राहु एंड केतु वेरी इजीली। राहु ने अमृत पी लिया, अब देखिए राक्षस था लेकिन अमृत वो पी चुका था, इसका मतलब क्या हुआ, जिसने अमृत पी लिया इज लाइक ए गॉड, वो तो जुपिटर की तरह बन गया, गुरु की तरह बन गया, उसके पास है आपको कुछ भी देने के लिए। जैसे कि गुरु जो है एक भगवान के रोल में या ईश्वर के रोल में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको, वैसे ही जो राहु है वो आपको कुछ भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राहु का अगर प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा है तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द राहु। जैसे कि जुपिटर की दशा में आपको रिजल्ट मिलते हैं, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, सब काम आपके अच्छे होते हैं, आपको गॉड की ब्लेसिंग होती है, प्रोविडेंशियल हेल्प मिलती है, भगवान की हेल्प मिलती है। वही चीज राहु भी कर सकता है। राहु की दशा में लोग कहते हैं कि राहु की दशा चल रही है तो खराब होगी, नहीं, जरूरी नहीं है खराब हो। राहु की दशा में लोगों की नौकरी भी लगती है, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। बट केतु इज ए लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन होने का मतलब क्या हुआ कि इससे यूजलेस प्लैनेट, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इट्स ओनली ए स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो इसलिए जब केतु की दशा लाइफ में शुरू होती है तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी मटेरियल बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ये बिल्कुल भी, आप जिन लोगों की भी केतु की दशा शुरू होती है तो आप देखेंगे कि जो भी चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको कुछ नहीं मिलता, ना पैसा मिलता है, ना शादी होती है, ना नौकरी छूट जाती है, सारी चीजें उल्टी होती हैं। और केतु बीइंग ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, वो यही कहा गया कि उस पीरियड में आप धर्म ध्यान में लग जाइए, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली यू गो ऑन ए हायर प्लेन, तो ठीक है, फिर तो केतु की दशा आपकी ठीक ठाक चली जाएगी। अदरवाइज यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ केतु। तो ये तो 2 प्लैनेट का रोल हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु से आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट केतु आपका सब कुछ ले लेगा। इसीलिए कहा गया कि राहु इज ए गिवर एंड केतु इज ए टेकर। इसके अलावा क्योंकि ये प्लैनेट नहीं है, बाकी प्लैनेट के तो जैसा आपने देखा कि उनके कुछ रिजल्ट होते हैं, बट
ये तो सिर्फ छाया ग्रह हैं, इनके तो पॉइंट हैं, तो इनके अपने रिजल्ट कुछ नहीं होते। रिजल्ट किसके होते हैं? जिन प्लैनेट के साथ बैठते हैं, पहली चीज, जिन प्लैनेट का एस्पेक्ट होता है इनके ऊपर, और तीसरा जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस का लॉर्ड। तो इन तीनों में से किसी एक प्लैनेट के रिजल्ट आपको मिलेंगे राहु केतु की दशा में। और हमेशा ध्यान रखिए कि राहु केतु के अपने रिजल्ट कुछ नहीं होते। जिस प्लैनेट का साथ में बैठे हुए हैं या एस्पेक्ट है, या जो प्लैनेट उस साइन का लॉर्ड है जहां पर बैठे हुए हैं, उसके रिजल्ट आपको उस टाइम में मिलेंगे। इसलिए जैसे बाकी प्लैनेट के हम लोगों ने कहा कि रिजल्ट होते हैं अपने अपने, राहु केतु के कोई भी रिजल्ट नहीं होते। राहु इज बेसिकली, केतु इज बेसिकली स्पिरिचुअल प्लैनेट, और इसीलिए हमने इसको मोक्ष का कारक भी माना। और आगे बात करेंगे। तो अभी हम, आप लोग उस दिन पूछ भी रहे थे कि कौन सा बॉडी का पार्ट या कौन से बॉडी का पार्ट इज गवर्न बाय विच प्लैनेट। तो हमने कहा था कि सन हमारी आत्मा है और हार्ट है। और somebody asked about bones also, the sun represent the bones also। बोन का भी जो सिग्निफिकेटर है वो सन ही है। मून हमारा माइंड है, और हमारे अंदर जो लिक्विड है वाटर, दैट वाटर इज मून एक्चुअली। मंगल जो है फिजिकल स्ट्रेंथ है, और जो मैरो कहते हैं, मतलब विच इज द ब्लड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। मरकरी, मैंने कहा था कि मरकरी इंटेलिजेंस, नर्वस सिस्टम है, और हमारी स्किन का भी कारक है। जुपिटर फैट हो गया। वीनस ऑल सीमेन और द सेमिनल फ्लूइड एक्चुअली, जो भी ऑल कनेक्टेड विद द सेक्स। और सैटर्न है वो मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जब सैटर्न की दशा आती है, सैटर्न का खराब होता है, तो हमारा मसल्स वीक हो जाती है, पैरालिसिस होता है या रूमेटिज्म हो जाता है, उस टाइप की प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि हड्डी का टूटना, एक्सीडेंट होते हैं लोगों के बहुत, और हम कहते हैं कि इस पीरियड में हड्डी टूटने का डर है। तो जब भी सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा, बोन्स एंड द मसल्स, तब चांसेस होते हैं आपके बोन के फ्रैक्चर होने के। दूसरा, मंगल और शनि, और जब भी किसी के हॉरोस्कोप में मंगल और शनि का एसोसिएशन होता है, देन दैट नेटिव बिकम्स एक्सीडेंट प्रोन। उस लोगों के एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हम लोग कुछ योग की भी बात कर रहे थे उस दिन, बहुत सिंपल योग की बात कर रहे थे। एक योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, चंद्र मंगल योग। इस वंडरफुल योग एक्चुअली, और इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। और इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। हमारी एक बुक है जिसको मानसागरी, वंडरफुल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट। इसमें तो यहाँ तक लिखा कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमुच्यते। मतलब जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में चंद्र और मंगल की युति होती है, उस व्यक्ति के घर से लक्ष्मी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। और एक दूसरी किताब है बृहत जातक। अगेन दिस इज वेरी वंडरफुल टेक्स्ट एक्चुअली। तो व्हाट इट सेज कि जिनकी चंद्र और मंगल की युति होती है वो मॉरली बहुत ही खराब लोग होते हैं, उसने ये कहा। बट आप थोड़ा सा भी अगर इसको समझेंगे, by this time you know the nature of moon and as well as the Mars actually, then the position becomes very clear. मून क्या है? मून हमारा माइंड है, राइट? और मंगल क्या है? मंगल उसको एनर्जी देता है। जब माइंड को एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? माइंड आपका एनर्जाइज हुआ तो आप कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी स्किल डेवलप होगी विच विल बी अनपैरेलल, जो और लोगों में नहीं होगी। या कोई बहुत अच्छे आप आर्टिस्ट बनेंगे, या कोई रिसर्च करेंगे, या कोई ऐसा आपके अंदर हुनर पैदा होगा जो और लोगों में नहीं है। तो जब ऐसा हुनर पैदा हो गया आपके अंदर तो लक्ष्मी तो अपने आप आएगी, लक्ष्मी तो कहाँ जाएगी फिर? बट दूसरी किताब में ऐसा क्यों लिखा कि ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं? उसमें ये देखिए कि हम जब हमारा माइंड एनर्जाइज होता है तो हम दोनों तरह के काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड द मार्स एक्चुअली।
अगर मून और मार्स आपके खराब हैं तो वही जो माइंड एनर्जाइज हुआ, आपने कंस्ट्रक्टिव काम करने की बजाय डिस्ट्रक्टिव काम करना शुरू कर दिया। चोर हैं, टेररिस्ट हैं, डकैत हैं, हैकर्स हैं, उनका दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, देयर माइंड इज वेरी एनर्जेटिक, बट वो नेगेटिव साइड में है, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। बट दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि लक्ष्मी तो साथ नहीं छोड़ेगी, पैसा उनको भी मिलेगा, पैसा इनको भी मिलेगा। तो सिंपल है, कोई ऐसा नहीं कि हमने योग को कोई बाहर से ढूंढ के निकाल लिया। ये सिंपल, वेरी सिंपल थिंग कि माइंड को एनर्जी मिली और आपको ये हो गया। मान लीजिए कि मून और राहु का एसोसिएशन है आपके हॉरोस्कोप में। मून आपका माइंड है और राहु क्या करता है? राहु क्रिएट्स ए कंफ्यूजन एक्चुअली। जैसे सैटर्न तो इट पुट्स प्रेशर, बट राहु क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया, और माइंड में जब कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा? यू बिकम इनडिसिसिव। आप हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, आप डिसीजन नहीं ले पाते। यही तो होगा उसमें, जो और तो कुछ नहीं होगा एक्चुअली में। और मून जो है हमारे लिक्विड को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु राक्षस है, पॉइजन है। तो ऐसे लोग दे आर ऑलवेज टेम्प्टेड टुवर्ड्स द हार्ड ड्रिंक, कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो हार्ड ड्रिंक हमेशा लेना पसंद करेंगे, बिकॉज उसमें मून के साथ जो लिक्विड है उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो ऐसे लोगों को शराब वगैरह पीने का बहुत शौकीन होता है, बहुत टेम्पटेशन होता है, शौकीन नहीं कहूंगा, टेम्पटेशन होगा। क्योंकि जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमें देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और मून राहु दो व्यक्तियों के बीच में हो, एक अगर आप सबको कहो कि आप बहुत हार्ड ड्रिंक पीते हो तो गलत है। यू हैव टू सी देश पात्र काल, तीनों का ध्यान रखते हुए जब आपको प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक योग होता है वीनस और मार्स का, शुक्र और मंगल का। और जनरली लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मेल, कि ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैंने कहा अभी आपको कि शुक्र क्या है। शुक्र जो पैशन, शुक्र एक भोग का प्लैनेट है। शुक्र जो सेंसुअल प्लेजर। तो अगर सेंसुअल प्लेजर में मंगल मिल गया तो इस एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, देन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन पर्सन, तो आप इधर उधर फिर भटकते रहते हैं। तो वही इसका इफेक्ट है कि अगर वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे व्यक्ति जो है दे मे नॉट बी सिंसियर टू देयर पार्टनर, तो इसीलिए अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों से शादी करना भी। इसी तरह से साढ़े साथी का कंसेप्ट मैंने बताया कि शनि और मून जब पास में आते हैं तो माइंड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, आप सडनली मेंटल टेंशन में आ जाते हैं। और लोग ये समझते हैं कि साढ़े साथी के रिजल्ट बहुत खराब होते हैं, साढ़े साथी अगर शुरू होगी तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आपका मून बहुत अच्छा है, मून आपका फर्टाइल है, मून इज वेल प्लेस्ड, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? आप कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ रिसर्च करोगे, कुछ इन्वेंशन करोगे, कुछ डिस्कवरी करोगे। और मून अगर वही बहुत वीक है आपका, उसके ऊपर अगर शनि ने प्रेशर डाल दिया तो यू गो अंडर डिप्रेशन। सो दैट इज द डिफरेंस, कि हम ये कहते हैं कि साढ़े साथी में वन थिंग इज डेफिनेट कि यू विल बी अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, लेकिन रिजल्ट क्या होंगे दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड द सैटर्न। साढ़े साथी में बहुत तरक्की भी होती है लोगों की, ऐसा नहीं है कि वो खराब ही होता है, बहुत तरक्की भी होती है उसमें जो है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न। वन थिंग इज डेफिनेट कि यू विल हैव टू गो अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि जब बर्थ होता है उनका तो मून और सैटर्न जो है इकट्ठा होते हैं, एक ही हाउस में होते हैं, तो उसको भी एक खराब योग माना गया। और ये कहा गया कि अगर मून और सैटर्न इकट्ठे हैं तो दैट पर्सन इज बॉर्न अंडर साढ़े साथी। This person is born when already there was a lot of pressure on the mind because Saturn was already over the moon actually. तो ऐसे लोग क्या है, हमेशा दुखी इंसान होते हैं। आप किसी का भी देखिए कि अगर मून और सैटर्न का प्लेसमेंट इकट्ठा है तो कितना भी आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आप दे दीजिए, कितने भी अच्छी पोजीशन आप दे दीजिए, कितना भी अच्छा माहौल हो, वो एक कोने में बैठ के दुखी रहेंगे, हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे, हमेशा बड़े पेसिमिस्टिक टाइप के लोग होते हैं।
तो वो उनका नेचर बन जाता है। तो इसमें कोई, मैं कहने का मतलब है कि जितने भी योग हैं ये कोई नई चीज नहीं होती इसमें जो है, ये एक अपने आप प्लैनेट की को कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इन योग का इंटरप्रिटेशन आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा भी एक कुछ योग होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर सन के आसपास प्लैनेट नहीं होते इधर उधर तो वो खराब योग माना गया, और अगर एक भी प्लैनेट होता है तो एक वेसी योग होता है, दूसरी तरफ होता है तो वसी योग होता है, और दोनों तरफ होते हैं तो उभयचरी योग बन जाता है, सपोज टू वेरी गुड। ऐसे ही चंद्रमा है, मून है, कि अगर एक तरफ प्लैनेट है तो अनफा, दूसरी तरफ है तो सुनफा, और दोनों तरफ है तो दूरधरी योग बनता है। तो प्लैनेट होने से क्या हो जाता है, योग कैसे बन जाता है? और आप देखिए कि राजा और रानी है, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए विच इज एट द टॉप पोजीशन, जो राजा वगैरह हुआ करते थे पहले के, अगर उनको आप अकेले छोड़ दीजिए तो व्हाट दे विल डू, कुछ नहीं करेंगे वो, बिल्कुल भी वो खाली बैठे रहेंगे ऐसे ही। बट जैसे ही कोई एडवाइजर उनके पास आएंगे, जैसे ही उनके लोगों की संगति मिलेगी, दे बिकम वेरी एक्टिव। तो वही रोल एस्ट्रोलॉजी में है कि अगर सन और मून के दोनों तरफ प्लैनेट नहीं है, बीइंग इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, सन अगर मान लीजिए या मून एक्सॉल्टेड भी है, बहुत उच्च का है, बहुत वेल प्लेस्ड है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा, उसके रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे? इट विल रिमेन इनएक्टिव। तो वही जो है, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि बहुत सारे योग बनाएंगे, आप आगे देखेंगे। बट एक बार जब आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इन प्लैनेट की आपको समझ में आ जाएगी तो योग जो है बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। एक सिर्फ एक कॉमन सेंस के अलावा जो है वो कुछ नहीं रहता है। तो ये पर्पस था आपको थोड़ा प्लैनेट के बारे में बताने का। अब थोड़ा सा हम जो है एक जितने भी हमने आपको साइन डिस्कस किए, राशियां डिस्कस की, हर राशि का एक प्लैनेट स्वामी होता है, हम कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द साइन होता है। तो हर राशि का एक प्लैनेट लॉर्ड है, उसका स्वामी है, और उसी के बेसिस पर उस राशि की या उस साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी तरह से आएंगी। तो जस्ट आई विल मेंशन अबाउट द लॉर्ड ऑफ द डिफरेंट साइंस। तो पहला जो एरीज एंड स्कॉर्पियो है साइन, एरीज एंड स्कॉर्पियो, साइन नंबर 1 एंड द 8, इन दोनों का लॉर्ड होता है मंगल, मार्स। एरीज एंड स्कॉर्पियो साइंस का लॉर्ड है मंगल, मार्स। देन टॉरस एंड लिब्रा, 2 नंबर एंड 7 नंबर, इन दोनों का लॉर्ड होता है वीनस, शुक्र। देन वी कम टू जेमिनी एंड द वर्गो, साइन नंबर 3 एंड द 6, इन दोनों का लॉर्ड होता है मरकरी या बुध। देन साइन नंबर 4 विच इज कैंसर, उसका लॉर्ड है मून। साइन नंबर 5 लियो, उसका लॉर्ड होता है सन। And when we go to this sign number 9 and 12, that is Sagittarius and the Pisces, इन दोनों का लॉर्ड है जुपिटर। और शनि जो है वो लॉर्ड है बाकी दो साइन का, दैट इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। कुंभ और मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किस राशि का कौन सा प्लैनेट जो है स्वामी होता है, क्योंकि जो सारी हमारी प्रेडिक्शन होंगी सारी उस राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दोज विल बी बेस्ड ऑन द लॉर्ड ऑफ दैट राशि। Sorry, sir, just 1 minute. Is there any book that we can take help from? Because मैं थोड़ा नोट नहीं कर पाई, काफी जल्दी हो गया। कोई बुक है जो अपन रेफर कर सकते हैं? I will tell you. Okay. I will tell you. In the end, we will discuss all those things actually. So ये राशि हो गया और प्लैनेट की पोजीशन हो गई। इसके बाद आपने नक्षत्र का नाम सुना होगा। जैसे 12 राशियां होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ऐसे ही 27 नक्षत्र होते हैं। और जैसे हमने जोडियक को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके वी गॉट साइंस ऑफ 30 डिग्री ईच, इसी तरह से हम जोडियक को 27 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 360 डिग्री को जब 27 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट विल बी ऑफ 13 डिग्री एंड 20 मिनट, 13 डिग्री और 20 मिनट का एक पार्ट होगा। और ये 27 पार्ट्स हैं, इनको हम नक्षत्र कहते हैं या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो
आपने देखा कि राशि होती है 30 डिग्री की और नक्षत्र कितने का हुआ 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राशि में कितने नक्षत्र हुए? अगर आप देखें कि एक राशि है 30 डिग्री की और नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 2.25 नक्षत्र होते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो एक नक्षत्र है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब हम 13 डिग्री 20 मिनट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट विल बी ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो ये नक्षत्र का पद इसको हम बोलते हैं। तो एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो 2 चीजें यहाँ पर क्लियर हैं कि राशि है 30 डिग्री की, नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का और एक राशि में 2.25 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 पद, and each pad is of 3 degree and 20 minutes. Now let us see the names of all these nakshatras. It's very important actually. You are able to see these names of the nakshatra written over here. तो पहला नक्षत्र को हम बोलते हैं अश्विनी। अश्विनी मीन्स कि ये जो, अगर हम 0 डिग्री से शुरू करें तो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट्स तक का जो पोर्शन है जोडियक का, दैट इज नोन बाय द नेम अश्विनी नक्षत्र और अश्विनी कॉन्स्टेलेशन। दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी को अगर हम कहेंगे 13 डिग्री 20 मिनट्स टू 26 डिग्री 40 मिनट्स, लाइक दिस। 13 डिग्री 20 मिनट तक हम उसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। थर्ड नक्षत्र इज कृतिका। कृतिका। Then 4th is Rohini, 5th is Mrigashira, 6th is Adra, 7 is Punarvasu, 8 is Pushya, and 9th is Aslesha. This is the first set of 9 nakshatras. तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इसका मतलब 9 नक्षत्र जो है कितनी राशियों को कवर करेंगे? 4 राशियों को। तो इसका मतलब जो एरीज से लेकर और कैंसर तक की राशि है, these 4 राशिज आर कवर्ड बाय these 9 नक्षत्रास। एक राशि में 2.25 नक्षत्र। फिर आगे चलते हैं हम, वी स्टार्ट फ्रॉम लियो। पहला नक्षत्र मगा है, पूर्वा फागुनी है, उत्तर फागुनी है, हस्त है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो ये अगेन इट कवर्स नेक्स्ट 4 राशिज, दैट इज फ्रॉम लियो टू स्कॉर्पियो। ये 4 राशियां जो हैं ये 9 नक्षत्र से कवर हो जाती हैं। फिर अगेन वी गो फ्रॉम सेजिटेरियस ऑनवर्ड्स। तो पहला है मूला, देन पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, सत विशाख, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये लास्ट की जो 4 राशियां हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेजिटेरियस टू द पाइसेस, these are covered by these 9 नक्षत्र्स। अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे कि राशियों के भी लॉर्ड होते हैं, ऐसे ही नक्षत्रों के भी लॉर्ड होते हैं। तो ये जो फर्स्ट नक्षत्र है ऑफ ईच सेट, जैसे अश्विनी, मघा एंड मूला, इन तीनों का लॉर्ड है केतु। अश्विनी, मघा और मूला का लॉर्ड है केतु। फिर भरणी, पूर्वा फागुनी एंड पूर्वाषाढ़ा, इनका लॉर्ड है शुक्र या वीनस। देन कृतिका, उत्तर फागुनी एंड उत्तर आषाढ़ा, इनका लॉर्ड है सन। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनका लॉर्ड है मून या चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा एंड धनिष्ठा, इनका लॉर्ड है मार्स या मंगल। आद्रा, स्वाति और शत विशाख, इनका लॉर्ड है राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, गुरु है। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, शनि है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनका लॉर्ड बुध है। तो आपको इन नक्षत्रों के नाम भी याद करने हैं और एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन विच डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक दे फॉल, और हर नक्षत्र का ये लॉर्ड है। और ये जो सीक्वेंस है इन नक्षत्रों के लॉर्ड का, जब आप आगे बढ़ेंगे, जो हमारी दशा है विंशोत्तरी दशा, वो भी इसी सीक्वेंस में आती है, बिकॉज दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द नक्षत्र।
केतु की दशा आएगी, फिर वीनस की आएगी, फिर सन की आएगी, फिर मून की आएगी, फिर मार्स की आएगी, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। इस तरह की जो सीक्वेंस है दशाओं का, वो हमारी लाइफ में भी आता है। तो ये आपको 27 नक्षत्रों के नाम और साथ में उनका जो भी लॉर्ड है वो आपको याद करना है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं हम कि बर्थ एंड डेथ की भी ऑल्सो, कि जब बर्थ होता है किसी भी बच्चे का फैमिली में, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। क्या पूछते हैं सबसे पहले? सबसे पहले जाके ये कहते हैं कि जरा भाग के पूछ के आओ कि मूला नक्षत्र में तो बर्थ नहीं हुआ, मूल नक्षत्र में तो उसका बर्थ नहीं हुआ। पहली चीज तो जैसे मैंने कहा था कि मून आपका जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि होती है, और मून जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है, जन्म राशि और जन्म नक्षत्र। तो हम जो बात कर रहे हैं कि जन्म नक्षत्र जो है, अगर बच्चा पैदा हुआ, हम भागते हैं कि जल्दी से पूछ कर आओ कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ। तो पहली चीज तो यह है कि मूल नक्षत्र क्या होते हैं, और दूसरा, अगर मूल नक्षत्र में बर्थ हुआ है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो पहली तो चीज ये है कि जो फर्स्ट एंड द लास्ट नक्षत्र, जैसे ये हर सेट का जो पहला नक्षत्र है अश्विनी, मघा और मूला, और हर सेट का लास्ट नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्रों को हमने कहा मूल नक्षत्र, मूल नहीं कहते एक्चुअल में, गंड मूल नक्षत्र हम उनको बोलते हैं, गंड मूल नक्षत्र। तो हमारा पर्पज ये होता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसका जो बर्थ हुआ है वो गंड मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ। तो गंड मूल नक्षत्र का जो मतलब है, जो डेफिनेशन है, कि अगर बर्थ के टाइम बच्चे का नक्षत्र इन 6 नक्षत्रों में से कोई भी है, मतलब अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो हम कहेंगे कि बच्चा जो है गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। राइट? अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन 6 नक्षत्रों में से अगर बच्चे के बर्थ के टाइम उसका नक्षत्र इनमें से कोई सा भी नक्षत्र है, तो हम कहेंगे कि बर्थ जो है बच्चे का गंड मूल नक्षत्र में हुआ है। अब एक चीज और बता दूं, मैंने कहा कि हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें फ्रॉम द 0 डिग्री ऑफ द जोडियक, तो दिस अश्लेषा इज फर्स्ट 4 नक्षत्र, दैट इज 120 डिग्री ऑफ द जोडियक। उसके बाद मघा शुरू हुआ 120 डिग्री से, और ये 240 पर ये खत्म हो गया, और फिर 240 से मूला शुरू हुआ और 360 पर रेवती शुरू खत्म हो गया। तो एक्चुअल जो जंक्शन पॉइंट हुए इन नक्षत्रों के, वो क्या हुए? अश्लेषा और मघा का जंक्शन पॉइंट हुआ। अश्लेषा जहाँ खत्म हुआ, मघा वहां पर शुरू हुआ, हम कहेंगे अश्लेषा और मघा का जंक्शन पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर ज्येष्ठा जहाँ खत्म हुआ वहां मूला शुरू हो गया, तो इसका जंक्शन पॉइंट क्या हुआ? ज्येष्ठा और मूला का जंक्शन पॉइंट हुआ। और फिर जहां पर रेवती खत्म हुआ वहां पर अश्विनी शुरू हो गया। तो ये 3 जंक्शन पॉइंट हैं। जंक्शन पॉइंट किस किस के हुए? रेवती और अश्विनी के, अश्लेषा और मघा के, और ज्येष्ठा और मूला के। तो जब हम गंड मूल नक्षत्र की बात करते हैं तो द एंटायर नक्षत्र इज नॉट बैड। जो पोजीशन एग्जैक्टली जॉइंट पर होती है, जंक्शन पर होती है, अगर बच्चे का जन्म उस जंक्शन पॉइंट पर हुआ है, देन इट इज सपोज्ड टू बी बैड एक्चुअली, इन व्हाट वे दैट वी विल डिस्कस। तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट क्या हुआ? अश्लेषा का 4th पद और मघा का पहला पद। अश्लेषा का 4th पद और मघा का पहला पद, ये जंक्शन पॉइंट हुआ। So the entire nakshatra of 1320 degree we are not considering. We are considering only the last pad of Aslesha and the first pad of Magha. Similarly, यहाँ पर हम consider कर रहे हैं last pad of Jyeshtha and the first pad of Mula. और यहाँ पर हम कर रहे हैं last pad of Revati and the first pad of Ashwini. तो हमें पूरा नक्षत्र नहीं देखना है कि ये जो 6 गंडमूल नक्षत्र हैं पूरे के पूरे खराब नहीं होते, बल्कि जो इनके जंक्शन पॉइंट होते हैं
उसमें अगर बच्चे का बर्थ होता है देन ओनली इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर जब भी हम ये गंडबुल की बात करेंगे, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या जो पंडित लोग होते हैं, तो दे विल ओनली सी कि इनमें से कोई नक्षत्र तो नहीं है, और वो आपको भ्रम में डाल देंगे और आप परेशान होकर घूमते रहेंगे। बट व्हाट वी हैव टू सी एग्जैक्टली इज द जंक्शन पॉइंट। अगर जंक्शन पॉइंट पर बर्थ है देन ओनली इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न, अदरवाइज एब्सोल्युटली नॉट। अब अगर जंक्शन पॉइंट पर बर्थ हुआ तो उसका क्या फर्क पड़ता है, उससे क्यों हम लोग परेशान होते हैं? आप अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में आप देखिए कि अगर किसी बच्चे का जन्म अगर एग्जैक्टली जंक्शन पॉइंट पर हुआ है इन गंडबुल नक्षत्रों की, तो क्या हो? आप नॉर्मली देखेंगे कि ऐसे टाइम में जब बच्चे का बर्थ होता है तो फादर गेट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उस टाइम फादर को बहुत प्रॉब्लम होती है, बीमार हो जाएगा या कुछ नौकरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगी या किसी और तरह की प्रॉब्लम। बट माइंड कि दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जब बच्चे का बर्थ हुआ है तो उसी टाइम मतलब शॉर्ट पीरियड में फादर को प्रॉब्लम होगी। बट द मोस्ट डेंजरस इज दिस जंक्शन पॉइंट, दैट इज द लास्ट पद ऑफ ज्येष्ठा एंड द फर्स्ट पद ऑफ मूला। पहले जमाने में अगर किसी का भी बर्थ इस पोर्शन में होता था तो ये कहा जाता था कि द फादर एंड द चाइल्ड दे नेवर यूज्ड टू सी ईच अदर फॉर नंबर ऑफ इयर्स। या तो फादर घर छोड़ के चला जाता था या बच्चे को कहीं और भेज दिया जाता था। इट वाज सपोज्ड टू बी सो डेंजरस फॉर द फादर। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है कि ज्येष्ठा का लास्ट पद और मूला का फर्स्ट पद, दिस इज मोस्ट डेंजरस आउट ऑफ दिस 6 गंडबुल नक्षत्र। और इतना डेंजरस है कि अब तो लोग नहीं कर पाते, लेकिन पहले the father and the child they never used to see the face of each other। तो ये इसका इफेक्ट होता है। तो हमें पहली चीज तो ये पता लग गया कि गंडबुल नक्षत्र कौन कौन से हैं, और दूसरा सारे के सारे खराब नहीं हैं, हमें सिर्फ उसका जंक्शन पॉइंट देखना है, डिग्री वाइज देखना है कि उस डिग्री पे तो नहीं आ रहा। अगर उस डिग्री पर आ रहा है देन इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न, और फिर हम उसका उपाय करेंगे। और उपाय क्या होता है कि जैसा जब आप आगे पढ़ेंगे कि हाउ दिस प्लैनेट्स मूव, तो उसमें आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है इट क्रॉसेस 1 नक्षत्र ईच डे, इट क्रॉसेस 1 नक्षत्र ईच डे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 27 नक्षत्र को क्रॉस करने में इसको करीब 27 दिन लगते हैं। मतलब चंद्रमा जो है पूरा का पूरा 27 दिन में, एंड टू बी एग्जैक्ट इट इज 27.32 डेज, 27.32 डेज में चंद्रमा कंप्लीट्स 360 डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक। पूरा का पूरा ये जो है उसमें खत्म कर देता है। तो ये कहा जाता है कि 27 दिन के बाद वही नक्षत्र वापस आएगा, और जिस दिन वो 27 दिन के बाद नक्षत्र वापस आता है तब हम ऐसे केस में पूजा पाठ करते हैं, पंडित लोग पूजा करते हैं उसकी शांति के लिए। तो दिस इज व्हाट इज डन। एंड 27 दिन के बाद वही नक्षत्र आएगा, उस दिन आप उसकी पूजा करा लीजिए, या जो भी मतलब फॉर्मेलिटी है वो करते हैं वो करा लीजिए, देन नथिंग टू वरी एक्चुअली। बट जितना भी जल्दी हो, एंड एट द फर्स्ट इंस्टेंस दैट इज एग्जैक्टली आफ्टर 27 डेज अगर पूजा हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, फिर कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता। और पर्टिकुलरली जो मेन कंसर्न है वो ज्येष्ठा का लास्ट पद और मूला का पहला पद, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये नक्षत्रों के बारे में हो गया थोड़ा सा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल। डेथ, अभी हमने बर्थ की बात की, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेथ आल्सो। कि जब भी फैमिली में डेथ होती है तो हम क्या करते हैं? अगेन वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर और जल्दी से पूछ कर आओ कि पंचक तो नहीं चल रहे। यही पूछते हैं हम लोग। आपको पता ही है कि जैसे ही डेथ होती है किसी फैमिली में भी, तो हम इमीडिएटली वी रश टू द एस्ट्रोलॉजर जस्ट टू फाइंड आउट कि पंचक तो नहीं चल रहे हैं। तो पंचक क्या है, और अगर पंचक चल रहे होंगे तो क्या होगा, दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी कैन सी इट बाय द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आल्सो। पंचक का जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 5।
पंचक का is only says the meaning of the panchak is group of 5. Group of 5 means group of 5 nakshatras. Group of 5 nakshatras. तो अभी जो हमने लिस्ट देखी थी इनकी नक्षत्रों की, अगेन आई कैन शेयर। यहाँ देखिए कि लास्ट के जो 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं। रेवती है पूरा, उत्तर भाद्रपद है, पूर्व भाद्रपद है, सत विशाख है और धनिष्ठा है। 5 नक्षत्र हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं पंचक की, पंचक का मतलब होता है कि जब चंद्रमा आपका कुंभ राशि में या मीन राशि में, एक्वेरियस में हो या पाइसेस साइन में हो, तो उस पीरियड को हम पंचक कहते हैं। जब भी चंद्रमा आप जब बर्थ या डेथ के टाइम अगर कुंभ राशि में है या मीन राशि में है, उस पीरियड को हम पंचक कहते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि मून जो है एक नक्षत्र को क्रॉस करने में 1 दिन का समय लगता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसका मतलब 2 राशियों में कितने नक्षत्र हुए? 4.5 नक्षत्र हुए। अगर हम लास्ट की 2 राशियों को कंसिडर करें तो यू विल फाइंड दैट इट हैज 4.5 नक्षत्र। तो 4.5 नक्षत्र हुआ रेवती, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, सत विशाख एंड सेकंड पार्ट ऑफ धनिष्ठा। दिस द सेकंड हाफ ऑफ धनिष्ठा। तो ये क्योंकि एग्जैक्टली तो 4.5 नक्षत्र हैं, बट क्योंकि 5 नक्षत्र हो जाते हैं तो इसीलिए हमने इसको पंचक कहा, एक ग्रुप ऑफ 5। तो ये पंचक का मतलब ये होता है कि चंद्रमा पहली चीज अगर कुंभ या मीन राशि में तो नहीं है, और कुंभ और मीन राशि 4.5 नक्षत्रों को कवर करती है, जो कि रेवती पूरा है, उत्तर भाद्रपद पूरा है, पूर्व भाद्रपद पूरा है, सत विशाख पूरा है और धनिष्ठा का सेकंड हाफ। तो ये 4.5 या 5 नक्षत्रों के ग्रुप को हम पंचक कहते हैं। अब होता क्या है, हमारे जो एक मन में धारणा बनी हुई है हर व्यक्ति के मन में कि अगर पंचक में किसी की डेथ हो गई तो फैमिली में 5 डेथ और होंगी। हमने उसको उससे जोड़ लिया 5 के नाम से। और इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब बॉडी को उसको जलाते हैं तो 5 पुतले बना के रख देते हैं, सिंबॉलिक है कि हमने 5 पुतले जला दिए तो इसलिए वो उसका उपाय हो गया। पहली चीज तो यह है कि 5 से कोई मतलब ही नहीं है कि हम कहें कि 5 डेथ होंगी। पंचक डज नॉट से कि 5 डेथ होंगी। पंचक का जो 5 का जो शब्द आया, 5 का जो डिजिट आया, इज ओनली बिकॉज इट कंटेन्स 5 नक्षत्र और एग्जैक्टली 4.5 नक्षत्र। अब पंचक में अगर डेथ हो या कोई भी काम हो तो क्या होगा? पहली चीज तो ये कहा जाता है कि पंचक का समय किसी भी शुभ काम को करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पंचक के टाइम में कोई भी हम शुभ काम नहीं करते। शुभ काम करने के लिए ये पंचक का मुहूर्त ठीक नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, अगर अपने आप इस पीरियड में अच्छा या बुरा काम हो जाए, अगर इस पीरियड में अच्छा या बुरा काम अपने आप हो जाए तो दैट इज लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। पहली चीज तो यह है कि हमने इस समय को अच्छा नहीं माना, शुभ समय नहीं माना। इसका मतलब कोई भी हमें शुभ काम करने के लिए पंचक का पीरियड हम कभी भी चूज नहीं करेंगे, अशुभ हो गया पहली चीज। लेकिन अगर जाने अनजाने में या अपने आप में कोई भी शुभ या अशुभ काम हो जाता है इस पीरियड में, then the thing is that is likely to be repeated in the future. It never says कि it will be repeated 5 times. It is likely to be repeated in the future. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की डेथ हुई है फैमिली में पंचक के टाइम में, तो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी और रिलेटिव की भी डेथ होगी। और आपने अक्सर सुनते भी हैं कि आज एक डेथ हुई, हमने फिर सुना कल या परसों में किसी और रिलेटिव की डेथ हुई, और 5 से कोई लेना देना नहीं है उसका, मे भी एक डेथ और हो गई। ऐसे ही जब कोई अच्छा भी काम होता है तभी भी हम यही कहते हैं कि वो काम, अच्छा काम भी नियर फ्यूचर में रिपीट होगा। तो पहली चीज आप ये यू टू अंडरस्टैंड कि पंचक का 5 से कोई
डेथ से या अच्छे काम से लेना देना नहीं है। पंचक हमने सिर्फ इसीलिए कहा कि इसमें 5 हमारे नक्षत्र शामिल होते हैं और ये हर महीने में 4.5 दिन का समय होता है, और इस पीरियड में कोई भी अगर हम, पहली चीज तो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन कोई भी अगर अच्छा या बुरा काम अपने आप हो जाता है तो वो नियर फ्यूचर में रिपीट होता है। लेट्स टेक वेरी रिसेंट एग्जांपल। मैं कल देख रहा था कि जो हमारा जनता कर्फ्यू है, प्राइम मिनिस्टर ने, इट वाज डिक्लेयर्ड आई थिंक ऑन 22 मार्च। तो 22 मार्च को पंचक चल रहे थे, तो इट वाज अंडरस्टूड कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, वो बढ़ाया गया। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, अभी जो आई थिंक 15 दिस मंथ, तो आप पंचांग को देखिए, उस समय पंचक चल रहे थे, एंड नेक्स्ट डे व्हाट वी हियर दैट हिज भाभी हैज आल्सो डाइड। तो ये एक प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल लोग कहते हैं नहीं एप्लीकेबल नहीं होते, दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल। और ये तो बहुत रिसेंट एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी देखी कि दोनों केसेस में ऐसा ही हुआ कि अगर जैसे जनता कर्फ्यू जिस दिन डिक्लेयर हुआ या अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, तो एक फैमिली में डेथ और हो गई है, 5 की कोई नहीं कहेगा 5 की डेथ हो गई, एक हो गई, खत्म हो गया। तो दिस इज व्हाट पंचक कैन डू। अब मेरे ख्याल में मैं अभी यहीं पर बोलना बंद करता हूं। अब आपकी बारी है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और दीप्ति जी सबके ऑडियो ऑन कर दीजिए अब। हेलो, हेलो, I've unmuted everyone. yeah, so you can ask question, whatever your doubts are there, any clarification you want, you are most welcome. Hello, Anil ji. I just want to ask you, can I ask? Definitely, you're most welcome. Okay, thank you for this thing. It was really interesting. I just want to know one thing, how when you say this is your Rashi, it's on your date of birth or that is on the planetary position? That is the position of your planet moon at the time of birth. But Moon. जो आपका मून है, चंद्रमा है, वो किस राशि में है, वो राशि जो है आपकी जन्म राशि होती है। I think I have missed your first lecture. So कैसे पता लगेगा मुझे, जैसे suppose my birth is on 7th June, तो मुझे कैसे पता? अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया है, बट ओनली थिंग अंडरस्टैंड कि जो हम मून की पोजीशन देखते हैं कि बर्थ के टाइम पे मून किस राशि में है, और जिस राशि में भी मून होगी वही आपकी बर्थ राशि है। Okay, thank you. That was my question. Thank you. It was really interesting. Anybody else? हाँ अनिल जी, मैं नीना बोल रही हूँ। आपने ये बोला था कि अगर शनि अगर आपकी राशि में अच्छा है तो हमें शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए, मतलब अगर हम दान करते हैं तो वो हमारा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। ओके। अभी आप आगे देखेंगे जब हम उपाय की बात करेंगे कि हम हर चीज का दान नहीं कर सकते, हम उस चीज का दान कर सकते हैं, उसी प्लैनेट की वस्तु का दान कर सकते हैं जो आपके हॉरोस्कोप में फेवरेबल नहीं है। एंड गो टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट आल्सो, कि जो अगर आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट खराब है उसका भी हम गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या जब भी हम जो गिफ्ट का लेना देना करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, बट इफ वी take the principle of planet into account, we can do wonderfully well actually, we can do lot of things actually. सिर्फ एक गिफ्ट को कंसीडर करके किस चीज का लेना है, किसका देना है, तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब उपाय की में हम लोग आएंगे, तो वी विल डिस्कस कि किस वस्तु का दान करना है, किसका नहीं करना। अच्छा, क्योंकि हम जनरली ऐसे जैसे शनि मंदिर जाते हैं तो ऐसे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जलूस निकलते हैं, धार्मिक जलूस निकलते हैं, हम पानी की प्याऊ लगा देते हैं। हाँ जी। Some people that may be dangerous. हम किसी साधु को खाना खिला देते हैं, that may be dangerous for some persons. हम किसी बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें दे देते हैं, that will also become dangerous. ओके,
और जैसे शनि का आपने बताया ब्लैक कलर है, तो और जैसे लॉयर वगैरह पहनते हैं, और अगर हम भी शनिवार को एक आम आदमी भी ब्लैक कलर पहने तो दैट इज उसके लिए वो अच्छा रहेगा नहीं ब्लैक कि कलर मतलब वही वो पहने कि जिसका अच्छा है शनि। शनि। ओके This is what the people do. आपने देखा होगा कि each day they wear the different color. That color matches यस the planet color. ओके ओके थैंक यू। आइए सुधीर जी, क्या हुआ? आप तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले थे। जैसा आज तो complications You have put lot of questions in the group actually. अच्छा हाँ, थोड़ा सा हम इसकी बात भी कर लें कि जो ग्रहण पड़ रहा है 21 को, सोलर एक्लिप्स। हेलो। Yes. So a lot of concern actually in astrology, और वैसे तो आप जानते ही हैं कि जो सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना कि चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सन की लाइट आपको नहीं मिलती। ऐसे ही जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में तो लूनर एक्लिप्स हो जाता है। और एक दो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोलर एक्लिप्स होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अमावस्या के दिन मतलब व्हेन सन एंड मून बोथ आर ऑन द वन साइड, एक अर्थ के एक तरफ होते हैं, जिससे कि जो सूरज की रोशनी आती है वो चंद्रमा उसको ढक लेता है। और जो ल्यूनर एक्लिप्स होता है जो भी अब 15 दिन के बाद पड़ेगा वो हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ेगा, व्हेन सन एंड मून दे आर अपोजिट टू द अर्थ। पहली चीज तो ये हो गया। अब आप ये पूछेंगे कि ये तो पोजीशन हर अमावस्या के दिन होगी, हर पूर्णिमा के दिन होगी, तो हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं पड़ते? कभी सोचा आपने कि ये जो पोजीशन है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, ये जैसे मैंने कहा कि जब सन एंड मून बोथ आर ऑन द वन साइड ऑफ द अर्थ तो सोलर एक्लिप्स हो गया, या जब सन एंड मून दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ तो लूनर एक्लिप्स हो गया। तो ये तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को होता ही है, तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? उसका रीजन ये है कि जो मून का ऑर्बिट है, जो मून हमारा सैटेलाइट है अर्थ का, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता, फ्लैट होता, तो ऐसा ही होता, हर पूर्णिमा हर अमावस्या को ग्रहण पड़ता। बट क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो इसलिए वो पूरा जो पोजीशन आनी चाहिए ढकने वाली वो नहीं आती, वो कभी कभी आती है। और सोलर एक्लिप्स तो मैक्सिमम 2 बार पड़ सकता है साल में, और ल्यूनर एक्लिप्स करीब 3-4 बार पड़ सकता है। बट एस्ट्रोलॉजिकली जो एक्लिप्स पड़ते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है अभी 21 को, तो आप देखेंगे कि सन एंड राहु दे आर टुगेदर। हम कहते हैं कि राहु ने सन को ग्रसित कर लिया, जो एस्ट्रोलॉजी में जो है। एंड इट ऑलवेज हैपेंस कि सोलर एक्लिप्स जब भी पड़ेगा जब सन के साथ राहु या केतु होगा, ल्यूनर एक्लिप्स जब भी पड़ेगा जब मून के साथ राहु और केतु होगा। और इस समय आप देखेंगे अगर 21 को, तो राहु जो है वो 3 नंबर साइन में, जेमिनी साइन में करीब 5 डिग्री पर है, और सन जो है वो जेमिनी साइन में 6 डिग्री पर है, बोथ आर टुगेदर। और जो इसका इफेक्ट होता है कि कुछ लोग जैसे सोलर एक्लिप्स के दौरान पैदा होते हैं या लूनर एक्लिप्स के दौरान पैदा होते हैं, तो सन हमारी आत्मा है, आत्मा को ग्रसित कर लिया राहु ने, तो आपकी आत्मा को खराब किया किसी ना किसी तरीके से। तो द इफेक्ट इज मच मोर सीरियस देन द इफेक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स, क्योंकि लूनर हमारा माइंड है, मून हमारा माइंड है, तो माइंड को ग्रसित करना तो माइंड के ऊपर इफेक्ट आया, और अगर सोल के ऊपर इफेक्ट आया तो दैट इज मोर डेंजरस। तो इसलिए सोलर एक्लिप्स इज सपोज्ड टू बी बैड एक्चुअली इफ यू आर बोर्न ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स देन एज कंपेयर्ड टू लूनर एक्लिप्स। हमारा माइंड के ऊपर ही कुछ इफेक्ट आता है उसका, लेकिन ये सोल लेवल पर इफेक्ट आ जाता है तो ये परमानेंट होता है, वो फिर ठीक भी नहीं होता है। तो ये हमारा सोलर एक्लिप्स जो पड़ रहा है आई थिंक ऑन 21 फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 10:19 to 1:49 एक्चुअली। तो उसमें हम लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं या दान करते हैं, तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर इवन डूइंग सम रेमेडीज आल्सो, कि अगर आपको किसी चीज की रेमेडी करनी है तो ग्रहण के टाइम को सबसे अच्छा माना गया कोई भी रेमेडी करने के लिए। तो इस पीरियड में आप दान करिए, पूजा पाठ करिए, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू।
नाउ अगेन क्वेश्चंस आप पूछिए। तो जैन साहब ये बताइए क्या पूजा पाठ करें और किस चीज का पूजा पाठ किसको करना चाहिए जब ये सोलर इक्लिप्स होगा? सोलर एक्लिप्स में राहु की पूजा करिए, क्योंकि राहु ने खराब किया हुआ है। राहु एंड सन की पूजा आप कर सकते हैं, और दान भी करना है तो आपको राहु की वस्तुओं का दान करेंगे तो बेटर रहेगा। राहु की वस्तु का मतलब? राहु की वस्तुएं बहुत सारी होती हैं। देखिए राहु राक्षस है, दे लाइक ऑल दिस फ्राइड स्टफ, या जैसे मठरी होती है, गुलाब जामुन होते हैं, या नॉन वेज खाते हैं लोग, वो होता है, कॉइन्स होते हैं। तो इन सब चीजों का हम लोग दान कर सकते हैं। नॉन वेज को छोड़ दीजिए, कॉइन्स हैं या कोई भी फ्राइड स्टफ है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने ये बताया कि जिसकी ये नीच या उच्च जो किस कलर के कपड़े पहनने हैं, अब जैसे आप कहते हैं कि वो ब्लैक पहनते हैं वो, तो ये इसका लेना देना कुछ नीच और उच्च से है या? In the court actually that is for the time being, for a short time, और उसका उच्च नीच से लेना देना नहीं है। It's only for the purpose of decision making, कि हम जल्दीबाजी ना करें उसमें। अच्छा, एक आपने ये कहा था कि लेफ्ट राइट वाली बात थी, तो जो हम पत्री देखते हैं उसमें तो एक्चुअली ट्रायंगुलर से तमाम शेप बने हुए हैं, और लेफ्ट राइट कौन सा हुआ है एग्जैक्टली वो पता करना बड़ा मुश्किल। ऐसे नहीं, आप देखिए जो अभी नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस, उससे आपको क्लियर होगा जब स्लैंटेड लाइनें हैं। When I will show you the horoscope, then that will move. एक बात ये कहनी थी कि आज आपका लेक्चर जो था थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल था, और लगता है दोबारा पूरा सुनना पड़ जाएगा। जैसा पिछली बार आप जैसा आपने पिछली बार एकदम किया था, बिल्कुल, that would be thank you, that you will get actually. आज आवाज क्लियर नहीं थी आपकी, तो उसमें आ जाएगा। I think in the recording that will be clear actually. Yes. अगर साढ़े सती चल रही हो तो उसमें भी दान करना सही होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंटल प्रेशर तो रहेगा आपके ऊपर, तो मेंटल प्रेशर में आप शनि की चीजों का दान करेंगे तो इट्स ऑलवेज गुड, या पूजा करेंगे तो इट्स गुड एक्चुअली। थैंक यू। एक बात ये समझ में नहीं आई, आप कहते हैं आपका शनि अच्छा है तो दान भाई अच्छा है और तब भी कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छी चीज का, आप अच्छी चीजों को घर से बाहर फेंकते हैं क्या? जो चीजें आपके काम की हैं, जिसकी वजह से आपको उनका फायदा हो रहा है, जिससे उनका काम चल रहा है आपका, उन चीजों को विल यू लाइक टू थ्रो देम आउट? जिसकी वजह से आपका सब कुछ चल रहा है, मतलब आपका एसी लगा हुआ है। हाँ हेलो, मेरा कहना है कि अगर शनिदेव हमसे प्रसन्न है, आपने जैसा कहा अच्छे आप घर में बैठे हुए, तो मैं तो उनकी सेवा और करना चाहूंगा। आप कहें सेवा करने की जरूरत नहीं। सेवा मतलब उनकी चीजें रखिए अपने पास, जब ज्यादा प्रसन्न होंगे उनको अपने पास रखेंगे। उनको आप फेंकेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ इसको और मुझसे दूर भाग रहा है। बिल्कुल। आपका कोई अच्छा दोस्त हो, आपका जो अच्छा फ्रेंड है, और उसको आप दूर रखेंगे तो वो कैसा फील करेगा आपको? नहीं, मैंने एक्चुअली ये सुना था कि आप ये कह रहे थे जो अच्छा है आपका, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना। दान नहीं करना उसका। अच्छा, दान। जब मैंने तो दान तो अच्छी चीज है। उन प्लैनेट की चीजों का नहीं करते जो प्लैनेट आपके लिए अच्छा है। आपने कहा साढ़े सती में शनि की चीजों का दान करना चाहिए, अगर शनि वेल प्लेस्ड है फिर भी करना चाहिए? बिकॉज इस वेल प्लेस्ड तो है, बट ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपको प्रेशर देना है, टेंशन क्रिएट करना है, तो उस पोर्शन को दूर करने के लिए वी कैन डू सम रेमेडी फॉर दैट। अनिल जी, मुझे एक चीज। हाँ पूछिए। मैं ये कहूँ, दान करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं। कोई फायदा है, वही हम लोग बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे। तो जब आप चीजें देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा कि हम लोग कर रहे हैं शायद बहुत गलत कर रहे हैं, अनजाने में। जी हाँ, अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं।
So, अगर कोई आपके लगन में बैठा हुआ है प्लैनेट, तो वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा? लगन इज द बेस्ट प्लेस. अगर आप आगे हम नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे हाउसेस के बारे में, भाव के बारे में, तो उसमें आप देखेंगे कि लगन इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट प्लेस इन द हॉरोस्कोप. लगन में कोई भी प्लैनेट हो, कि कैसा भी प्लैनेट हो, अच्छा ही हो जाता है वहां पर. तो उसका फिर दान नहीं करना चाहिए? नहीं, उसका नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट विल ऑलवेज गिव यू द फेवरेबल रिजल्ट्स. ओके, थैंक यू. हाँ जी अनिल जी, एक क्वेश्चन थी मेरी कि जैसे आप हम जन्मपत्री में देखते हैं अपने सारे ग्रह, अपने सारे प्लैनेट्स, और उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं, उनकी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं. इसी वजह से हमारा टाइम पीरियड भी डिफरेंट चलता है. बचपन में हमारा कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है, फिर आगे चल के कुछ और हो जाता है. तो उसको हम किस तरीके से मॉनिटर करें? देखिए, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं. एक सेकंड है. हाँ नमस्कार श्रीवास्तव साहब. हाँ नमस्कार श्रीवास्तव साहब. जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो 3 चीजें होती हैं. देखिए, एक तो आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन है, वो तो कभी चेंज नहीं होगी, वो तो वैसी रहेगी. फिर भी आप देखते हैं कि आपके जो लाइफ में जो रिजल्ट होते हैं वो हर बार अलग अलग होते हैं. अभी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, कल आपकी पोजीशन बहुत खराब हो जाती है. तो वो 2 चीजों के ऊपर और डिपेंड करती है. एक तो दशा क्या चल रही है आपकी, और तीसरा होता है गोचर, ट्रांजिट में उन प्लैनेट की क्या पोजीशन है. तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्हेन वी कंसीडर ऑल दीज 3, that is the planet at the birth, second is the dasha, and third is the transit. इन तीनों को कंबाइन करके then we make predictions. प्रेडिक्शन हम सिर्फ एक के बेसिस पे नहीं करते, हम तीनों के बेसिस पे करते हैं. Any other question? Sir, I want to ask one question. Actually, अभी जो आपने नक्षत्र के बारे में बताया, इससे पहले आपने हमें बताया था प्लैनेट्स के बारे में और जोडियक साइन के बारे में. तो इनकी सबकी अपनी एक नेचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो लाइक दैट क्या नक्षत्र की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी एक नेचर होती है? क्या हमें इसका भी ध्यान रखना है? नक्षत्रों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और आजकल जब आप थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो वी मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द नक्षत्र ओनली. तो सर वो क्या अब आप आगे हमें बताएंगे? वो एडवांस तो नाम से तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा. वी विल नॉट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नक्षत्रास. ओके ओके फाइन, थैंक यू सर. जैसा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है. हाँ जी. वो आपने कहा था कि अगर मून के साथ राहु या केतु होंगे, नहीं मैंने ही कहीं पढ़ा था, तो ये एक दोष होता है. क्या तो होता है? इसमें से ये कहा जाता है कि मेरा मतलब है कि मून के साथ अगर राहु है और मून के साथ अगर केतु है, तो कहा जाता है इसमें से एक को शांत कर दो. अब जो आपका 21 तारीख को एपिसोड होने वाला है, अगर राहु की पूजा करो तो दिक्कत कि मून नाराज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं पूजा करने से कोई नाराज नहीं होता. पहली चीज ध्यान रखिए, पूजा is the only thing which you can do in both the cases, whether planet is good or bad. पूजा एक ऐसी चीज है कि अच्छे प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करती है और वीक प्लैनेट को उसकी शांति करती है. दान नहीं करता, बट पूजा इज द ओनली थिंग व्हिच कैन बी यूजफुल इन बोथ द केसेस. आप आंख बंद करके किसी भी मंत्र का, किसी भी जाप करते रहिए, कभी नुकसान नहीं करेगा. थैंक यू वेरी मच. चलिए, थैंक यू सो मच. सो वी फिनिश आवर क्लास, सो वी मीट ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे. Thank you so much for being. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Patient actually. Thank you very much. Thank you very much. Bye everybody.